शहाबुद्दीन बलोच साहब, नजीब खान साहब और अंदरी की तरफ से। अम, पिछले सेशन में हमने देखा था कि बलूचिस्तान में जो लोग सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए गाइडलाइंस क्या-क्या है। आज की नशिस्त में हम बलूचिस्तान के बारे में, उसकी तहज़ीब के बारे में, कल्चर के बारे में अ, हम बात करेंगे और एक तहकीक करने पे मालूम हुआ कि बलूचिस्तान का जो लफ्ज़ी मानी है वो होता है सर का ताज। और बलोची कौम जो है एक कदीम कौम है और इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कहा जाता है कि हज़रत अमीर हमज़ा की जो है ये डिसेंडेंट कौम है। ये फिर आगे जाके हम इसकी नज़्म भी आपको पेश करेंगे। शहाबुद्दीन साहब उसको बलोची में मैं उसका तर्जुमा पेश करूँगी और फिर ये भी देखने में आता है कि एक रवायत ये भी मौजूद है और उसके ऊपर भी बलोची एक नज़्म मौजूद है कि करबला के मौके पे इमाम हुसैन की मदद को 5 बलोची जो है वो भी भेजे गए थे। इसके अलावा शाहनामा फिरदौसी में भी 3 बादशाहों का जो है वो ज़िक्र मिलता है बलूचिस्तान के। तो हम आगाज़ करते हैं। दिलीप साहब आप अगर कोई तारुफ कराना चाहें फिर हम शहाबुद्दीन बलोच साहब जो है इसका फिर प्रॉपर आज के सेशन का Yeah, I think we have beautifully covered it the previous session. So this is formally the second of the fourth, right? In the previous one, we covered the ancient history of Balochistan. And then we had like some concern about the security to travel to Balochistan, right? And it was very well handled by Shahab and Najib. And they told us that all we need to do is to have a good plan. And Balochistan is totally safe to travel. And they were also amazed to know that there are many people who really are interested to go ahead and travel to Balochistan. And to that, Shahab told us all the routes and possible ways to get there, whether it is airline or whether railways and anything. But during that discussion, both of them, Najib and Shahab, they brought up a point of and which we really wanted to highlight in in this discussion or in this session as well, that history and heritage is not always tangible, the monuments and the buildings and everything. It's about the people and the culture. So that's how we decided that in the next session, we are going to go ahead and focus specifically on the culture of Balochistan and then the people. And as Shahab said, that archaeology of it as well, related to both of the concepts. एक quotation है traveling कि if you want to know people, if you want to know who they are and where they are from, you could explore, मतलब आपको उनके कल्चर और उनके क्रूजिन वगैरह एक्सप्लोर करने चाहिए। तो ये चीज मैंने बड़ी सीखी थी कि आप जिधर भी ट्रेवलिंग करते हैं मतलब स्टार्ट आपने उनके मतलब उनको पता जानना है कि तो उनके कल्चर वगैरह को भी मतलब आपने एक्सप्लोर करना है। तो बलूचिस्तान का कल्चर भी इसी तरह यूनिक है। मतलब जिस तरह के हमारे चारों सूबे का हर सूबे का एक अपना कल्चर होता है, हर सूबे की एक अपनी खूबसूरती है। तो बलूचिस्तान का भी एक अपना कल्चर है। मतलब बलूचिस्तान में जो मेन दो ट्राइब्स हैं जो कल्चर के लिहाज से मैं उनके मतलब उनके बारे में बताना चाहूंगा, एक बलोच है और एक पश्तून है। तो कल्चर का सिस्टम इस तरह है कि मतलब हमारे पास जो भी है एक छोटा सा सर्कल है, एक छोटा सा ब्रैकेट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी बलोच लाइक टू वेयर टर्बन्स, हम लोग पगड़ी पहनना पसंद करते हैं, स्पेसिफिकली व्हाइट टर्बन। तो इसका मतलब इसके पीछे रीजन ये है कि मतलब हमारे यहाँ मोस्टली एरियाज डेजर्ट हैं। तो डेजर्ट से बचने के लिए मतलब वो जो हार्श विंड हैं उनसे बचने के लिए और मतलब जो हीट स्ट्रोक है उनसे बचने के लिए दे यूज टू वेयर टर्बन। और वो उसमें एक आस्ता आस्ता हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया। इसी तरह जो आस्ता आस्ता हमारे पास फूड है, इन द ओल्ड एज, पुराने जमाने में हमारे पास फ्रिज वगैरह की सहूलत मौजूद नहीं होती थी। अभी ये मतलब हमारा एक कल्चर भी बन गया, हमारा क्रूजिन भी बन गया। तो हम लोग हमारे पास मीट वगैरह बहुत होता है। ईद का कुर्बानी में हमारे पास मीट बहुत होता है। तो मीट को हम लोग प्रिजर्व नहीं कर, प्रिजर्व इन द सेंस कि हम लोग उसको फ्रिज वगैरह में नहीं रह सकते थे तो खराब हो जाता है। तो उन लोगों ने एक आइडिया और एक तरतीब निकाला था कि हाउ टू प्रिजर्व दिस मीट। तो उस मीट को अनारदाना, साल्ट, उनको पता चल गया था कि मतलब दीज आर द इंग्रेडिएंट्स तो उसको प्रिजर्व करें। मतलब अनारदाना को नमक के साथ मिक्स करके उस मीट को लगा देते थे, किसी सायेदार जगह में उसको हैंग कर लेते। उस मीट की शेल्फ लाइफ मतलब डेज से मंथ में चली जाती थी। मतलब 2 से 3 महीने में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। फिर उसको अलग अलग डिजाइन से कुक करते हैं। और एक हमारा जो एक अच्छा सा मतलब हम लोग मतलब अपने जैसे कि हर इलाके की स्मॉल रूमिनेंट्स,
जो हमारे छोटे जानवर हैं बकरे वगैरह, पाकिस्तान का 52% स्मॉल रूमिनेट बलूचिस्तान में। तो मैं बता रहा था कि पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान का जो 52% स्मॉल रूमिनेट छोटे जानवर, जिसमें मतलब दुम्बे और बकरे आते हैं, तो 52% बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में आप चाहे पश्तून बेल्ट विजिट करें या आप बलोच बेल्ट विजिट करें, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये छोटे जानवर हर किसी के पास होंगे। तो उनको हम लोग एज मतलब सोर्स ऑफ इनकम यूज करते हैं। यहाँ पे मोस्टली लोगों का जो मतलब आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, कंट्री साइड पे रहते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम यही जानवर है। तो उन लोगों ने इस तरह डिजाइन किया हुआ है, इसी जानवर के दूध से दे मेक ऑलमोस्ट 12 काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। इसी दूध से 12 काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और मतलब उनको सेल करते हैं या उनको ईट करके गुजारा करते थे। तो उन लोगों ने एक तरीका बनाया, एक सिस्टमेटिक तरीका है कि हाउ टू प्रिजर्व फूड्स। जैसे कि मतलब सबसे पहले उसका दूध को हम लोग मतलब अच्छी तरह से हिला हिला के सबसे पहले उसका देसी घी निकालते हैं। मतलब देसी घी निकालने के बाद हम लोग जब देसी घी सॉर्ट आउट हो गया, फिर उसके बाद सेकंड मतलब स्टेज है, हम लोग उसको मतलब प्रोसेस करके एक दिन के बाद उसका मक्खन निकालते हैं। मक्खन निकालने के बाद उसको फिर थोड़ा सा प्रोसेस करके एक दिन के बाद वो हम लोग चिकीदा बोलते हैं, मतलब उसको चीज इन द फॉर्म ऑफ चीज होता है, मतलब वो पेस्ट की फॉर्म में होता है। तो हम लोग उसको वो निकालते हैं, मतलब इसको भी ड्राई करके यूज करते थे। फिर आखिर में कर करके मतलब इसको ड्राई चीज के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते। इन द लास्ट वी आर लेफ्ट विथ शुलुम्बे और लस्सी, हम लोग जिसको बोलते हैं तुरशपी शीर, सोर मिल्क। तो उसमें मतलब वो हम लोग कन्वर्ट कर देते। और जो इनकी जो खूबसूरती है, इफ यू विजिट मतलब बहारगा, बहारगा में वो है जो रेनी सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, आप किसी के पास भी चले जाए बलूचिस्तान में, किसी के पास भी चले जाए, एंड दीज आर एवरीथिंग इज फ्री फॉर यू। तो वहां पे ये सब चीजें फ्री हैं। और हमारा जो ड्रेस है, ड्रेस है जिसमें अक्सर जो हमारी बलूचों की पहचान आती है, बुकटी शलवार, वो एक बड़ी शलवार होती है। और मतलब अगर यहाँ पे आजकल के तो वो लड़के मतलब 12 मीटर, नॉर्मल ड्रेस जो बनता है हमारा पाकिस्तानी शलवार कमीज वो 4 मीटर है, मगर जो बलोचों का ड्रेस है वो 12 मीटर, और 12 मीटर प्लस माइनस में मतलब बनता है। तो शलवार का रीजन भी यही होता है, मतलब कि वो हैवी होता है, मतलब उसमें मतलब एक जगह में मैंने पढ़ा था, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम इंसेक्ट्स, स्नेक्स वगैरह, मतलब आप जंगल में जा रहे हैं, मतलब वो शलवार हैवी होता है, और मतलब स्नेक बाइट्स वगैरह से भी आपसे बचा जाता है। तो एवरीथिंग इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर एंड आवर हेरिटेज। आप जिस चीज को भी देखें, मतलब आप थोड़ा स्टडी करें, उसके पीछे एक किस्सा है, मतलब किस्सा है। हमारे एक और स्पेशलिटी है, मतलब इसमें मैंने स्टडी करने की कोशिश भी की है, मतलब इसको इस पे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी बने हैं। आपने अगर फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे देखा होगा, हम लोग एक बोन के थ्रू, एक हड्डी के थ्रू फ्यूचर बताते हैं। फ्यूचर इन अ सेंस के भाई अगले 6 महीनों में क्या होगा, मतलब 6 महीनों में क्या होगा। मतलब इसको अभी भी हम लोग, मैं अगर थोड़ा सा डिफाइन करूं, फिर बलूचिस्तान के लिहाज से बलूचिस्तान एक छोटा रीजन है, मतलब वो उसमें देख लेता था कि भाई अगले 6 महीनों में क्या होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो बताता था इसमें बारिश, आबादी, आबादी इन सेंस बहारगा, कि भाई बहारगा होगा, स्प्रिंग विल कम, इफ द स्प्रिंग कम, जड़ी बूटियां ज्यादा होंगी, और जितनी ज्यादा जड़ी बूटियां होती जाएंगी हमारा मतलब जानवर उतने सेहतमंद या अच्छे होते जाएंगे, और जितने सेहतमंद होंगे उतना ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके पीछे वो किस्सा इस तरह होता था कि उनको मतलब उनका प्रैक्टिस इतना था, उनको आइडिया हो जाता था। वो सबसे पहले देखते थे मौसम, बलूचिस्तान का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर, एवरीवन इज रिलेटेड टू मौसम। बारिश होगी, बहारगा आएगा, बहारगा आएगा मतलब मौसम अच्छा होगा, स्प्रिंग आएगा। बारिश मतलब बलूचिस्तान इज अ रेन फेड एरिया, हमारे पास मतलब कैनाल्स वगैरह नहीं है, हम लोग ये इंडस रिवर वगैरह बलूचिस्तान से नहीं गुजरते। हमारी जितनी भी आबादी होती है, मतलब जहाँ हम लोग जो है गंदम ग्रो करते हैं, वेजिटेबल ग्रो करते हैं या कोई फ्रूट ग्रो करते हैं, तो वो सारे रेन फेड है, बारिश के पानी से वो उनको हम लोग फेड करते हैं। जब बारिश होगी तो हमारी चीजों को मतलब आबादी होगी, आबादी होगी, फिर मैंने जिस तरह बताया कि इसको फिर हम लोग लिंक करते हैं, भाई आबादी होगी, जड़ी बूटियां वगैरह होगी, जड़ी बूटियां ज्यादा होंगी, हमारे बकरे वगैरह भी मतलब हेल्थी होते जाएंगे। जितना हेल्थी बकरा उसकी उतनी ज्यादा कीमत, और जितनी ज्यादा कीमत तो मतलब उसका रेट इनकम हाई हो जाएगा। फिर वो मतलब इसके बाद फिर लोग अपने शादियां पे करते हैं, मतलब शादी आ गई, मतलब आबादी का फिर इस लिहाज से
जिसने मतलब ज्यादा पैसे कमाए, फिर वो सोचता है कि मतलब अपनी बेटी या बेटे को शादी कर ले। तो एवरीथिंग इज बलुस्तान इज इंटरलैक। Thank you very much, Shahab. That was very thorough, and I think you have taken it up from a very beautiful angle that culture is a natural phenomenon, right? And whatever naturally is going around people, they are trying to make survival out of it. So some of the time, people might come up Yes. and they would say that why would you be so proud of your ancestors and their culture? So I think this is the earliest try to go ahead and make this survival, and it took a lot of intellect, a lot of practice, a lot of a proper science behind it. You know that it's not developed like from the air. There was a whole intellectual process behind it. They had to consider the weather, the land they were living in, and that's how they made all these things. Shahab, Najib, do you want to add something, or I have a question for Shahab on this one? सो माना ये जाता है, आपने भी अभी जिक्र किया है जिमनी तौर पे उसका, कि बारिश से ही होती है सफर। सो आमतौर पे क्योंकि हम एग्रीगेरियन सोसाइटी हैं यहाँ पे, प्योर वी आर प्योर एग्रीगेरियंस। तो एक पंजाबी आदमी जब बलूचिस्तान के बारे में सोचता है तो उसके जहन में एक बंजर से इलाके का एक नक्शा है। तो आपको लगता है कि अगर एग्रीगेरियन डिक्लेयर नहीं किया जा सकता तो किस कैटेगरी में डाला जा सकता है? बाकी क्या सारे का सारा बलूचिस्तान ही बंजर है, या इसके ऑपोजिट है ये कुछ? तो सेक्टर अलग है ना, हम लोग मतलब बहुत सी चीजों में ब्लेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरिया है जिसको बोलते हैं नसीराबाद डिवीजन। दैट्स द ग्रीन बेल्ट ऑफ बलूचिस्तान। वहां पे मतलब आप सारे राइस वगैरह भी, गंदम वगैरह भी ग्रो कर सकते हैं। और मतलब अगर आप एग्रेरियन के हिसाब से देखें ना, तो बलूचिस्तान इज द फ्रूट बास्केट। फ्रूट बास्केट वी कैन ड्यू टू आवर वेदर एंड टेम्परेचर। एग्जाम्पल एक डेट पाम का मिसाल देता हूँ, मतलब वेराइटीज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे उनका रिसर्च भी उन पर है। वी कैन ग्रो ऑलमोस्ट इन मतलब गजेट वगैरह में भी मेंशन है, वी कैन गो ऑलमोस्ट 101 102 103 वेराइटीज पंजगूर में ग्रो होते हैं, अलग अलग किस्म के। और इन वेराइटीज की खासियत ये है कि हमारे पास अर्ली वेराइटीज है, वो वेराइटीज जो मानसून के बारिश से पहले हम मेच्योर होते हैं, उनको हम लोग खा सकते हैं। एक वो वेराइटीज हैं जो मानसून के बारिश के दौरान ही होते हैं, और एक वो होते हैं जो मानसून के बारिश के बाद होते हैं, मतलब अर्ली, मिड और लेट वेराइटीज। फिर अल्लाह ताला ने हम लोगों को और भी इस तरह से ब्लेस्ड किया हुआ है। हमारे पास 3 किस्म के हैं। मतलब हमारे पास वो वेराइटीज हैं जिसको हम लोग फ्रेश कंज्यूम कर सकते हैं, हमारे पास वो वेराइटीज हैं जिनको हम लोग सेमी ड्राई कंज्यूम कर सकते हैं, हमारे पास वो वेराइटीज हैं जिनको मतलब वो जो दरख्त पे ही ड्राई हो जाते हैं, हम लोग उनको कंज्यूम कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के लिहाज से मतलब वी आर ब्लेस्ड विद एवरीथिंग। एग्रो प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत सारे कम है, मगर होते हैं, अभी भी हो रहे हैं। मतलब एग्रो प्रोडक्ट्स वो हैं जो चावल है, गंदम है, ये बहुत कम होते हैं। पर वी आर ब्लेस्ड विद द फ्रूट्स। हमारे पास टेम्परेट रीजन है। टेम्परेट रीजन वो रीजन है, फ्रूट को मतलब चिलिंग आवर चाहिए। मतलब टेम्परेचर जब तक माइनस में नहीं जाता तो फ्रूट मेच्योर नहीं होता या फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होता। तो जियारत में हमारे पास ये टेम्परेचर है, हमारे पास चेरी आ रहा है। और मतलब हम बलूचिस्तान में ये तीनों टेम्परेचर आते हैं। हमारे पास कोस्टल बेल्ट में ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन में हमारे चीकू, बनाना वगैरह होते हैं। मतलब डेजर्ट एरिया में जो नोशकी है, पंजगूर है, तुर्बत है, वहाँ पे मतलब डेट पाम वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। और टेम्परेट रीजन्स हैं, जियारत, कलात और सूरा वगैरह, वहाँ पे मतलब स्टोन फ्रूट्स हमारे जितने भी हैं वो वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो वी आर ब्लेस्ड विद अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग। और अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जाएं, सीन पीपल ग्रोइंग राइस, बट आई हैव सीन पीपल ग्रोइंग राइस इन पंजगूर। तो मतलब पानी अगर हो जाए तो वी कैन ग्रो ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और वेजिटेबल के लिहाज से हम लोग अगर बात करें तो वेजिटेबल कैन बी ग्रोन इन बलूचिस्तान ऑलमोस्ट थ्रू आउट द एयर, दोनों सीजन पर कर सकते हैं। तो जो एक इमेज बनता है कि बलूचिस्तान इज ड्राई, बलूचिस्तान इज ब्लेस्ड, बट हमारा जो कमर्शियल लेवल है वो कम है। मतलब कंपेयर टू पंजाब, पंजाब इज प्रोड्यूसिंग थिंग्स इन हाई लेवल, वी आर प्रोड्यूसिंग थिंग्स बट वी आर प्रोड्यूसिंग थिंग्स इन लो लेवल, जो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट आराम से पूरी कर सकते हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, राइट नाउ इस वक्त पंजाब में बलूचिस्तान का प्याज बिक रहा है, मतलब विच इज फ्रॉम आवारान। बाकी सीजन मतलब लेट शुरू होता है, हमारा बलूचिस्तान का प्याज ऑलमोस्ट 3 महीने पहले आ जाता है, जो पंजाब में थ्रू आउट वगैरह सेल होता है। थैंक यू। ये तो बहुत बेहतर हो गया, आपने तो मुगालता दूर कर दिया है दैट it's not as dry, so it's basically not on a mass production level, but we are producing fruits
और उसको टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है उससे बेहतर किया जा सकता है। सो नजीब अगर मुझे सुन सकते हैं, मैं चाहता हूँ इनिशियली वो कुछ ऐड कर दें आज के टॉपिक में। हो सकता है उन्होंने पिछली दफा की तरह कोई प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बना रखी हो और हम देर कर दें वो सुनने में। अच्छा, उतनी देर में शहाबुद्दीन साहब, आपने जो टेम्परेचर का जिक्र किया, मैं बल्कि यही सवाल पूछने वाली थी कि और दिलीप के भी जैसे हमारे होते हैं कि शायद कि एक बहुत बड़ा इलाका है कि पाकिस्तान का 40% है और एक खुश्क इलाका है, और इसके अंदर 3 तरह के जो है वो मौसम भी पाए जाते हैं। तो मौसमों का तो इंसान के मिजाज पे, उसकी रवायत पे और उसके कल्चर पे बहुत असर पड़ता है। तो और उसके जो फल हैं और उसकी जो है टोटल जो है वो चीजें अक्सर जो है वो बदल जाती हैं। तो आपके भी क्या मौसम के हवाले से भी क्या कुछ कल्चर डेज होते हैं? जैसे पंजाब में बैसाख का होता है, बसंत होती है, और भी कई जो है वो, मैं अंदलीब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं जो पंजाब के हैं। और तो यहाँ पे भी क्या सीजन के हवाले से भी बलूचिस्तान में कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ कल्चर डेज होते हैं? जैसे आपने बात की अभी करंटली के मौसम कैसे हैं और बेसिकली किसी खास स्पेसिफिक मौसम के मुताबिक कोई इवेंट्स वगैरह हैं, तो बिल्कुल है। तकरीबन बलोच रीजन एंड पश्तून रीजन, साउथ ऑफ द बलूचिस्तान एंड नॉर्थ ऑफ द बलूचिस्तान, बहुत सारे एरियाज में नौरोज का जो सीजन है वो ऑब्जर्व किया जाता है और वो मनाया जाता है नए साल के तौर नौरोज जो ईरान का है, जो पर्शियन पर। ओरिजिन एग्जैक्टली वाला। एग्जैक्टली, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पेसिफिक उसी ही डे पे उसी ही रेलिवेंट डेज में इवेंट्स होते हैं, दावतें होती हैं, और उसके अलावा जो है मेले होते हैं। जवान एक साथ होते हैं किसी खास स्पेसिफिक पॉइंट पे और एक जश्न मनाया जाता है, आउटिंग की जाती है फैमिलीज के साथ। तो ये इवेंट जो है स्पेसिफिकली अगर मौसम के साथ हम लिंक अप करें तो ये इवेंट है जो यहाँ पे मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम जी, दैट बहुत सारा शर्ट जो है वो शहाब ने आपको बताया कि बलूच जो सेगमेंटेशन है बलूचिस्तान की, वहाँ पे क्या रिवाज है और क्या कपड़े और पहनावे पहने जाते हैं। तो इसी तरह मैं इसमें ऐड अप करूंगा ऑफ द नॉर्थ बलूचिस्तान, जो कि पश्तो स्पीक ओरिएंटेड बलूचिस्तान है। वहाँ पे अगर हम फूड के हवाले से बात करें तो फूड की वैरायटी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ा चीज़ा जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी मशहूर हुई हैं। लाइक अगर आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा कि रोश रोश क्या होता है और इसकी क्या स्पेशलिटी होती है, क्योंकि कोई भी आता है तो यहाँ पूछता है कि पहले मैं रोश खाना है फिर उसके बाद बाकी के काम करनी है। इसके बारे में तो थोड़ा बताइए, रोश क्या है? जो बिल्कुल ही। रोश बेसिकली नेटिव यहाँ की डाइट है, और खासकर जो पश्तो स्पीक रीजन्स हैं वहाँ पे बहुत सारा ये इस्तेमाल होता है और बनाया पकाया जाता है। इसमें ये होता है कि एक सादा सी ये खुराक है जिसमें सिर्फ मीट होता है, आपका मटर, और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, मसाला जात इसमें नहीं डाले जाते, सिर्फ इसमें सॉल्ट होता है और गरम मसाला वगैरह चीज़ें होती है। और इसको जब पकाया जाता है, मैं इसको रेसिपी मुझे नहीं आती, पर इसका टेस्ट का ओरिएंटेशन जो है वो मैं आपके साथ, इसका टेस्ट ऐसा होता है कि यू एज इफ यू आर ईटिंग ऑर्गेनिक मीट। जो एक्चुअल मीट का जायका होता है वो रोज में आता है, आपको मसाला जात और ये गर्म चीजें उसमें फील नहीं होती। यू नो व्हेन यू लुक अप टू द प्लेट, जो पड़ा होता है वो फील आ रहा होता है जब आप खा रहे हो। और बहुत मशहूर है ये डाइट, खासकर चमन, कोयटा, और कोयटा से ऑनवर्ड फिर किला सैफुल्ला, जोर, लोरलाई, जियारत, और जितने ये लिंकअप होते हैं जितने लास्ट ऑफ नॉर्थ बलूचिस्तान, यहाँ तक ये डाइट जो है वो एज एज क्या कहते हैं, एज अ लग्जरी और एज मेहमान नवाजी, अगर स्पेशल डिश किसी मेहमान को देनी होती है तो वो रोश होता है। और उसके अलावा सीजन वाइज अगर हम फूड की बात करें तो फेमस है लांदी हमारा, सर्दियों में होता जी, है जी। ड्राइड मीट। लांदी, लांदी, LANDI, लांदी। तो नहीं। ये काफी मशहूर है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो पहले बहुत ज्यादा ठंड जब पड़ती थी तो बहुत सारे लोगों का ये होता था कि वो लांदी पहले ही सीजन के लिए तैयार कर लेते थे, क्योंकि ये बहुत गर्म खुराक होती है, ड्राइड मीट होता है। और इसके लिए प्रैक्टिस ये होती थी कि गोश्त को जो है वो रस्सी पे पिरोया जाता है, उसको नमक लगा के फिर जो है ड्राई होने के लिए लटका दिया जाता है। यहाँ पे नमी कम है, इस वजह से गोश्त खराब होता नहीं है। मौसम ड्राई है तो इस वजह से वो इजीली ड्राई भी हो जाता है और उसका जो मिनरल्स है वो उसमें प्रिजर्व रहते हैं।
तो सर्दियों की ये बड़ी समझ लें कि जरूरी और फेमस डाइट है कि अगर सर्दियाँ होंगी तो किसी की जगह पे अगर कोई मेहमान नवाजी होती है या खाना होता है या किसी को दावत देनी होती है तो उसको बोला जाता है कि भाई लादी की दावत। तो इसका अगर आप जाएंगे हमारे डिफरेंट रीजन्स में, जब इसकी तैयारी हो रही होती है आपको बिल्कुल एक अजीब सा सेंस आ रहा होता है। बड़े बड़े दरख्त होते हैं या बड़े बड़े टावर टाइप लगे होते हैं, उसके ऊपर पूरा पूरा दुब्बा लटकाया जाता है ड्राई होने के लिए। तो एक थर्ड पर्सन जिसने ये मंजर नहीं देखा होता उसके लिए बिल्कुल एक एस्टोनिशिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होता है कि ये मैं किस दौर में आ गया हूँ, किन लोगों के दरमियान आ गया हूँ। पूरा पूरा दुब्बा कैसे लोग जो है वो लटका देते हैं और ट्राई करते हैं, देन फिर उसके लिए जो है वो खाना पीना तैयार होता है उससे। उसके अलावा यहाँ की ये नेटिव डाइट नहीं है लेकिन अभी यहाँ पे एक्सेप्टेड हुई है, मसलन लोगों ने उसकी क्रिएट किया, सोबत कहते हैं। सोबत बेसिकली DI खान की डाइट है जिसे हम शोरबा कहते हैं, या उर्दू में आई डोंट नो व्हाट वर्ड्स स्पेसिफिकली वुड बी बेटर फॉर दिस। तो वो एक बड़ा थाल होता है, उसमें रोटी के टुकड़े डाले जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो या तो चिकन का या तो मटन का जो गोश्त है वो एक सालन टाइप बनाया जाता है, होता सादा है लेकिन उसमें ऑर्गेनिक मीट का जायका आता है। उसको जो है वो खुश्क रोटी पे पोर इन किया जाता है, और जब वो नरम होता है उसके ऊपर बड़े बड़े पीसेस के रखे जाते हैं और ये सब किया जाता है। ये बड़ी फेमस है डाइट हमारे बलूचिस्तान के, स्पेसिफिकली नॉर्थ रीजन में। और अगर कल्चर्स की हम बात करें तो वेडिंग्स बेसिकली बड़े अच्छे इवेंट्स होते हैं, और खासकर जब शादियां होती हैं तो अभी हम लोग तो मेट्रोज में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस जरा कम हुई है। अदरवाइज शादियों का यहाँ पे सिलसिला जो है वो तकरीबन 10 दिन तक ओरिएंटेड होता है। उससे पहले के कुछ फंक्शंस होते हैं, उसके बाद के कुछ फंक्शंस होते हैं। अ काइंड ऑफ एक स्पेसिफिक सीजनल ये इवेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इसमें एंगेज करते हैं। तो ये टेस्ट आपको और ये फीलिंग्स आपको जो है देखने को मिलती है जब आप उन गाँवों में या उन डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, लाइक जियारत, लाइक किला सेफुला, लाइक लोरेलाई, जोक का रीजन है, मुसा खेल है, और इन सारे रीजन में ये इवेंट्स होते हैं। लेकिन एक स्पेशलिटी इसमें ये है कि हर 20 किलोमीटर बाद एक तो पश्तो का एक्सेंट चेंज हो जाता है। कहीं पे काकड़ी पश्तो बोली जाती है, कहीं पे जो है वो हमारा अफगानिस्तान के साथ मिले का एरिया है वो किला अब्दुल्ला एंड चमन, वहाँ पे थोड़ी हार्श एंड हार्ड किस्म की पश्तो बोली जाती है। जैसे आपने देखा होगा पंजाब के जो है वो कुछ एरियाज में, देहातों में लोग सॉफ्ट पंजाबी बोलते हैं, कुछ एरियाज में लोग हार्ड पंजाबी बोलते हैं। सो द सेम वे यहाँ पे भी इसी तरह है। कुछ एरियाज में पश्तो बोली जाती है बड़ा सॉफ्ट एंड लिटररी टाइप, और कुछ में बड़ा हार्ड होता है, बड़ा ब्लंट होता है स्टाइल। तो चमन का हमारा इसी तरह है। यहाँ पे भी शादियों का जो सीजन है वो इसी तरह होता है कि हर एक मैं पहले आपको एक चीज जरूर बता दूं कि हर 20 किलोमीटर बाद, हर कोई 30 किलोमीटर बाद पश्तो का एक्सेंट चेंज हो जाता है, और तकरीबन पहनावे में भी आपको चेंज नजर आता है, और प्रैक्टिसेस रिवाज तकरीबन सेम है, लेकिन ये एक्सेंट और इन चीजों में आपको एक चेंज नजर आता है। दूसरा, जब कल्चर्स और इवेंट्स की हम बात करते हैं तो शादियों से मैं आपको ये बता रहा था, हर एक रीजन में शादी का एक स्पेसिफिक समझ लेंगे प्रैक्टिस होती है। और खासकर काकड़ी बेल्ट की अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मजेदार इवेंट्स होते हैं। आप वहाँ के अगर खवातीन के ड्रेस शादियों पे देखेंगे तो ये मोर देन 10 to 15 kg होता है एक ड्रेस। उसके ऊपर सिक्के लगे होते हैं, उसके ऊपर उसके बड़े जो है वो समझ लीजिए चोले टाइप होते हैं, और बड़ी गोल सी कमीज होती है। आजकल तो वो फैशन बन गया है, बट यहाँ पे इसका अगर एक्चुअल सेल्फ देखा जाए और एक्चुअल इसकी अटायर देखी जाए तो वो बड़ी हैवी होती है और बड़ा मुश्किल से निकलता है। और इसके साथ साथ ड्रेस में, बलूची ड्रेस की अगर मैं बात करूँ तो गोडी स्टाइल होती है जो आगे पॉकेट रखती है। ये एक तो ड्रेस बड़ा महंगा बनता है और दूसरा बड़ा टाइमली बनता है। ये हाथ से जब बनाया जाता है तो इट टेक्स अराउंड कोई 1 मंथ और 1.5 मंथ, एक महीना 1.5 महीना ले रहे हैं। और उसके अलावा अगर ये नॉर्मली भी एक छोटा सा और एक बड़ा कोई ज्यादा भरा हुआ ड्रेस ना बनाए तो भी वो आपको 40 to 50 थाउजेंड पड़ जाता है एक ड्रेस। अच्छा, यहाँ अगर ये इसके बाद अगर आपके हाथ से जो दस्तकारी होती है बलोची, कोई सनत मशहूर हो जो पुरानी इसकाफती इसकी ट्रेडिशनल अभी भी मौजूद हो, या पहले जो फेमस होती थी बलोचिस्तान की? बिल्कुल, ये दस्तकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग ये प्रैक्टिस चल रही है।
अभी थोड़ी इसमें जिद्दत आ गई, लोग इसमें नया टच दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप थोड़ा क्वेटा या मेन शहरों से जरा इन होके जाएंगे इन डिस्ट्रिक्ट्स में, आपको वो एक्चुअल ड्रेस नजर आएगा, वो एक्चुअल जो कारीगरी होती है वो नजर आएगा। और ये आज की प्रैक्टिस नहीं है, ये क्राफ्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बलोच एंड पश्तून बोथ साइड्स पे जो है प्रैक्टिस हो रही है। बलोच साइड पे जो है वो पॉकेट वाली बड़ी आगे जो पॉकेट होती है वो वाला ड्रेस होता है, हाथ से बनता है। जबकि पश्तून रीजन में सिक्के जिस पे लगे होते हैं और दाने बहुत सारे लगे होते हैं, ये मोती नग ये लगे होते हैं, ये वाला ड्रेस यहाँ पे बनाया जाता है और इसकी स्पेशलिटी है। अरब्स बेसिकली इसको अडॉप्ट उन्होंने किया है फ्रॉम अस। और दुबई यहाँ से बहुत सारा ये हैंडमेड ड्रेस जाता है फॉर अरब पीपल। और सऊदी में लोग बहुत सारा जाता है। हमारे यहाँ के जो है वो समझ पश्चिम ओरिएंटेड लोग जो है वो काफी सारे वहाँ पे बिजनेस बेसिकली करते हैं और बड़ा अच्छा बिजनेस है। तो ड्रेसेस से ये बात है। मेन साइड पे जैसे शाह ने आपको कहा कि शलवारें बहुत घेर वाली होती हैं, बड़ी होती हैं। और उसका बेसिक पीछे एक रीजन है कि लोग जो है वो बैरन लैंड में रह रहे हैं, खुली फिजा में रह रहे हैं, तो वो एक तो जानवरों से और हशरात से सेफ्टी होती है, दूसरा ये कल्चर बन गया, एक डिजाइन बन गया, एक फैशन बन गया। एक एक शलवार डिफाइस से कि 5 से 6 गज की सिर्फ शलवार होती है। ये बलोच साइड में जो ड्रेस होता है उसकी घेर वाली शलवार की 5 से 6 गज सिर्फ शलवार रहती है, देन इसका जो है वो शर्ट आती है। और इसी तरह ही पश्तो स्पीक रीजन जो बलोच एरियाज के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, लाइक मूसा खेल, लाइक कोहलू एंड बार खान, तो पश्तून एंड बलोच बहुत एक साथ रहते हैं, तो पश्तूनों ने भी ये ड्रेस अडॉप्ट किया हुआ है। यहाँ तक तो मैं इतना ही ऐड करना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोग भी इनपुट देते रहे और हम लोग इस पे करते रहे। मेरा असल में फ्लो जब एक चीज में रह जाता है तो मैं बड़ा लंबा सा एक ओरिएंटेशन देता हूँ, तो बोर ना हो मेरे को। अच्छा, मैं एक ये तो बड़ी आपको जी दिली मैं कह रहा हूँ ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लाइक यू गो इन फ्लो एंड देन यू मेंशन ऑल दीज थिंग्स एंड देन वी कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट इट। तो आप पूछना चाह रहे थे? अच्छा, एक भी मैं अभी देख रही थी कि दो दो क्या कहते हैं, 2 मार्च को गालबन यौम सकाफत जो है बलूची मनाया जाता है। तो इसके बारे में अगर कोई थोड़ी डिटेल बताए कि ये क्या है और ये किस क्या सूबे के तौर पे या फिर नेशनल उस पे है या क्या है। ये जो 2 मार्च का जो जिक्र किया हमें मिल रहा है विकिपीडिया पे कि 2 मार्च बलूचिस्तान का सकाफती दिन मनाया जाता है हर साल। In Balochistan, everything depends on the spring, बहारगा बहारगा, देन मार्च इज बहारगा। जिस तरह आपने कहा था, हम लोग यहाँ पे मौसम को बड़ा केयरफुली देखते हैं ना। हमारा जो भी चीज होता है या जो भी फेस्टिवल या फंक्शन होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि वो नॉर्मल डेज में हो, क्योंकि बलुस्तान में तीनों मौसम है। मतलब यहाँ पे फुल सर्दी विंटर भी आती है, फुल गर्मी भी आती है और नॉर्मल डेज, तो स्प्रिंग वगैरह हमारे लिए बहुत अच्छे डेज होते हैं। तो ये कल्चर डे को गवर्नमेंट ऑफ बलुस्तान ने मतलब इसी वजह से स्प्रिंग डेज में रखा है। मतलब ये इनके जिस तरह के बताया जाता है कि बहारगा की आमद है। एक और चीज मैं ऐड करना चाहता था ना, मगर फॉर मतलब फॉर द ऑडियंस मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, मतलब इफ यू गो टू अ प्लेस, मतलब आप बलूचिस्तान लोकल खाने, मतलब कौन, जिस तरह नजीब ने आपको बताया, हर खाने के पीछे एक अपना साइंस है। जिस तरह के और ये क्या बोलते हैं, लांदी लांदी इज फुल ऑफ प्रोटीन, तो वो आप जब उसको खाएंगे तो आपको सर्दी से बचाएगा। और मतलब हाँ, जिस तरह ये दूध वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये मतलब गर्मी से बचाएगा। तो मैं शादी पे आता हूँ, मोस्टली हमारे शादियां मार्च में होते हैं, मार्च में होते हैं, जब सीजन नॉर्मल होता है। रीजन ये होता है, हमारी शादियों में मतलब हमारी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। हमारे पास मोस्टली जो आउटस्कर्ट्स ऑफ बलुस्तान में हॉल वगैरह सिस्टम नहीं है, सिर्फ ये क्वेटा में फैशन है, बाकी उसमें नहीं है। मतलब बाकी शादियां सारे घरों में होती है। तो अगर सर्दी होगी तो हम लोग मतलब वहां पे घर छोटे होते हैं या लिमिटेड होते हैं, तो उनको हम लोग फैसिलिटेट नहीं करते। तो कोशिश होती है कि सीजन को हम लोग देख के, और जिस तरह बाहर का है हमारे मतलब फसल अच्छी हुई है या स्मॉल रूमिनेंट्स की तादाद अच्छी है, तो उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं। तो जब आप लोगों में से कोई आएगा तो आई वुड लव टू शो हिम और हर हाउ आवर वेडिंग्स टेक प्लेस। वेडिंग के बारे में बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैंने ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में मल्टीपल वेडिंग अटेंड किए हैं, चारों कल्चर के वेडिंग अटेंड किए, इवन गिलगित वाले। तो हमारा काफी उसमें से चेंज है।
हमारा वेडिंग ऑलमोस्ट, अगर नॉर्मली मतलब अगर एक खुशहाल फैमिली है, मतलब दे हैव एवरीथिंग, वो है, तो उनका वेडिंग ऑलमोस्ट 8 to 10 days लगता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो लाडोक से। लाडोक इज मतलब फोक सॉन्ग्स 2-3 दिन पहले वो फोक सॉन्ग, मतलब सारे फैमिली रात को गैदर होती है, वो छोटा सा तबला वगैरह लगा दिया। जो मतलब वो औरतें हैं या कोई में से मर्द है जिसको फोक सॉन्ग्स वगैरह आते हैं, मतलब दुल्हन की तारीफ और दूल्हे की तारीफ करते हैं। दे सिट टुगेदर, ईट टुगेदर। सबसे स्पेशल उनका होता है हुक्का। हुक्का तो बहुत छल होता है। फिर आता है जुलबंदी। जुल मतलब कर्टन, पर्दा, बंदी मीन बंद करना। हमारा ये कंसेप्ट है, जुलबंदी का ये कंसेप्ट है भाई, जब आपको पता चल गया कि आपकी शादी कब है, तो ये लोग औरत को एक कमरे में बंद कर देते हैं, पर्दे के पीछे बंद करते हैं। उसके पीछे साइंस ये है ताकि फ्यू डेज उसको धूप ना लगे, उसका रंग फेंट ना हो और मतलब काला ना हो। ये उनका वो है मतलब उसको 3-4 दिन उसको किसी को भी मतलब उसके सहेलियां, लिमिटेड सहेलियां और मतलब उसके पेरेंट्स वगैरह उसको विजिट कर सकते हैं, उस कमरे में जाके उसको फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उसको उसको निकलने की इजाजत नहीं है। वी स्टार्ट मतलब नॉर्मली लोग हमारा ये करते हैं। और जो बलूचिस्तान की वेडिंग की जो सबसे खास बात है, स्पेसिफिकली बलूचिस्तान वाले मतलब जो बलोच बेल्ट है, उसमें ये है, शादी का पूरा खर्चा इज ऑन द बॉय और ऑन द ग्रूम। लड़का करेगा, लड़की का कुछ भी नहीं है। अगर सपोज लड़की ने जो मतलब जहेज वगैरह का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है। लड़की ने जो लाना है अपनी मर्जी से लाना है, नहीं लाना है तो वो एक जोड़े में आ सकती है। बाकी जो सारा खर्चा है, शादी का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, और वो जो जिसको मतलब हम लोग जहेज बोलते हैं, यहाँ पे जहेज बलूचिस्तान में, बलोच बेल्ट में लड़के को देना पड़ता है। ही हैव टू फर्निश हिज होम, फ्रिज फ्रीजर वगैरह जो उसने करना है। और नॉर्मली मैंने कल्चर देखा है, हम लोगों के निकाह नामे में लिखते हैं पैसे वगैरह। हम लोग बलोच लोग पैसे नहीं लिखते निकाह नामे में, हम लोग लैंड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पंजगुर का वो बताता हूँ। हमारे यहाँ बताया जाता है कि भाई गड्ढा को बंधक, गड्ढा को बंधक मतलब एक गड्ढा मतलब एक जमीन है, उसके आसपास तकरीबन 90 खजूर के दरख्त होने चाहिए। तो मतलब ये बोलते हैं कि 22 गड्ढा को बंधक और सोना फिक्स करते हैं, क्योंकि सोना इज अ थिंग जिसके वक्त के साथ वैल्यू बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पैसे फिक्स नहीं करते 2 लाख 3 लाख। अभी एक जमाने में 90s के दौर में 1 लाख की बड़ी वैल्यू थी, मगर इन 2024 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं। तो हम लोग पैसे वगैरह फिक्स करते हैं और द ग्रूम हैज टू पे, मतलब सोना भी वही देगा, चीजें वही भी देगा, और इस पे हम लोग उसका हक के मेहर वगैरह डिसाइड करते हैं। इसके बाद आता है मतलब वी स्टार्ट द फंक्शन विद द निकाह। निकाह मतलब हमारा होता है मर्दों का, उसमें फर्स्ट डे निकाह होता है, मतलब हम लोग जाते हैं। ये भी स्पेसिफिकली हम लोग जो लड़कियों का घर के पास मस्जिद होता है या लड़कियों के घर के पास जो बंदोबस्त होता है, लड़के वाले वहां जाते हैं, मौलवी उनका होता है, वो निकाह करके मतलब इसमें चीजों को फिक्स कर देते हैं, भाई इतना देना है इतना लेना है। तो उसमें निकाह हो गया। तो उसके बाद सबसे आता है मतलब पोच। पोच इन सेंस के मतलब पोच में हम लोग चीजों को डिस्प्ले करते हैं। चीजें मतलब लड़के ने लड़की को क्या दिया, वो एक स्पेसिफिकली डे होता है। मतलब सारे गांव के, ये मोस्टली फंक्शन औरतों के लिए, सारे गांव की औरतें एक घर में जमा होती हैं। वो चीजों को मतलब डिस्प्ले करते हैं, भाई इतने जोड़े बलूची ड्रेस दिए, इतना सोना दिया, ये कंबल, ये तकिया वगैरह चीजों को डिस्प्ले करते हैं। और इनको मतलब एक हाई टी होता है, खाना वगैरह नहीं होता, हाई टी करके ये दोबारा आ जाते हैं। कुछ के बाद होता है नेक्स्ट डे जन। जन में ये होता है कि जन इज मतलब शाम का प्रोग्राम है। जन में मतलब हम लोग जाते हैं, खाना वगैरह हो गया। मोस्टली कोशिश करते हैं कि औरतों और मर्दों का खाना अलग अलग टाइम हो। दोपहर को औरतों मर्दों का खाना हो गया, शाम को औरतों का खाना हो गया। फिर हम लोग ग्रुप जाता है। जो मतलब मैं बताना चाहता, तो हमारा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, मतलब जो ग्रूम होता है वो लड़की के घर जाता है। मतलब लड़की के जो उनके जो शादी का रात होती है वो लड़की के घर में होती है। उसका कंसेप्ट ये है, पुराने जमाने में मतलब ये होता था कि मतलब 2 ट्राइब्स होते थे ना, मतलब लड़की का ट्राइब होता था और लड़के का ट्राइब होता था। तो उसको इजी करने के लिए ये होता था, लड़के वाले लड़की के घर उसमें जाते थे। हमारे यहाँ मतलब बलूचिस्तान का जो कंसेप्ट था, मोस्टली अरेंज मैरिज होते थे। लड़के और लड़कियों को पता नहीं होता था कि कौन कौन है।
तो टू कन्फर्ट हर, मतलब उसको रिलैक्स करने के लिए, मतलब जो सुहागरात होती थी वो लड़की के घर में होती थी, बाकायदा लड़की के घर में उनका मतलब एक बेडरूम वगैरह सेट होता है, वो वहां जाता है टू मेक द गर्ल कंफर्टेबल। मतलब सबसे पहले हस्बैंड एंड वाइफ पैचअप करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके मतलब फैमिलीज पैचअप करते हैं, फिर मतलब 3 दिन तक, 3 दिन तक तो मस्त है, ग्रुप है, गाइड हो, फिर उसके बाद एक फंक्शन होता है, 3 दिन के बाद करती है वो अपने घर जाएगा, नहीं जाएगा, तो होता है 7वें दिन पूरे फैमिली दावत देते हैं, मतलब नजीब एक सर, दूसरे के आपका साथ माइक बैठ म्यूट होने वाला है, फिर वो आवाज एक हो रही है। जी बोलो माइक बंद करो। तो इस तरह मतलब हमारे जो 7-8 दिन होते, और मतलब पुराने जमाने में जो ग्रूम होता था वो बाकायदा जाता था, मतलब जब लड़की दिस इज माय स्वॉर्ड फ्रॉम नाउ ऑन, आज से यू पीपल आर आल्सो अंडर माय प्रोटेक्शन, तो इस तरह मतलब फैमिलीज पैचअप वगैरह होती थी, तो हर चीज का वो होता था, और सारा मतलब खर्चा वगैरह उनका होता था, मतलब टू मेक थिंग्स इजी। तो ये मतलब मैं बड़ी कोशिश होती है कि जब मेरा कोई गेस्ट आए, मैंने मतलब बहुत सारे गेस्टों को एग्जैक्टली उन सीजन पे बुलाया है जब शादी होती है, शादी में मतलब मौसम भी अच्छा होता है, खाना पीना भी ऑफ कोर्स अच्छा होता है, और मतलब वो हमारा कल्चर और ट्रेडिशन बाकायदा देख सकते हैं क्लोज। तो जब भी अगर मतलब मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि अगर मैंने कोई इवेंट प्लान भी किया तो इट विल बी ऑन दिस सीजन इंशाल्लाह। Thank you, Shahab. I think it was very beautifully covered the whole marriage ceremony and then how they originate and what exactly they are trying to reflect. I just want to I have a request that if you can shed a little more light on the whole sociological concept behind it. For example, in Punjab, we have certain concept behind it, like there are caste preferences that people do not try to marry to another caste, right? Then we have a certain word in Punjabi, it's called vachola. That will be the person who will be sent to the bride's house to ask that whether they are willing to go ahead and marry their daughter to a certain person or a certain family. So how does that institution of marriage work within the social structure? Like how do people आपकी initiate आवाज that they ब्रेक are होगी, मैंने कुछ okay, okay, I will do that gladly. So I was saying that you did it beautifully on the whole ceremony structure, but I just want you to shed some light on the sociological concept behind the institution of marriage. So I was saying that, for example, in Punjab we have certain caste preferences as well. Then we have a certain terminology known as vachola. Vachola will be the person who will go to the bride's house and ask for their permission or whether they want to marry their daughter to a certain. So how do these things initiate within a social structure or whether there are certain tradition revolving around them. So ये जो sociology है इसके पीछे उस पे थोड़ा सा मतलब इसका ये कंसेप्ट था कि ऑफ कोर्स मतलब इन बैक टाइम मतलब फादर फादर डिसाइड करता था कि हाउ मेरी बेटी कहाँ पे किससे शादी करेगी, क्यों शादी करेगी, वो कोशिश होती थी एग्जैक्ट एक सेम कास्ट में हो। तो बट नाउ इन रिसेंट डेज एवरीथिंग हैज चेंज्ड। मैं अपनी फैमिली का एग्जांपल देता हूँ। मेरी फैमिली में मतलब एवरीथिंग इज ओपन नाउ, मतलब शादी से पहले लड़की से पूछा जाता है भाई आर यू विलिंग टू मैरी हिम और नॉट। सिस्टम वो प्रॉपर होता है, मतलब इसका ये है कि भाई लड़का आएगा, पेरेंट्स से रिश्ते इसके बारे में पूछेगा, फिर लड़की से पूछा जाएगा कि भाई आर यू विलिंग और नॉट। और नाउ अडेज इंटर कास्ट भी शुरू हो गया है, मतलब दूसरे कास्ट में, मतलब इतना के नाउ भाई हमारे सोसाइटी में बलोच आर मैरिंग पठान, पठान बलोच से कर रहे हैं, बलोच ब्रावी से कर रहे हैं, कोई हजारा से कर रहा है। मतलब नाउ एवरीथिंग इज ओपन, इट्स फुल ऑन डेमोक्रेसी, भाई आपको जो पसंद है यू कैन चूज इट। चले यानी पहले था अब सारा कुछ जो है वो फ्लूइड हो गया तो चीजें चेंज हो रही है, मतलब एग्जैक्टली यू कैन से 50% चीजें चेंज हो गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो बाकी भी चेंजेस आ रहे हैं, कुछ हैं अभी भी स्टिल किस्से सुनने में आते हैं कि एग्जैक्ट वही पुराना कंसेप्ट और पुराना कल्चर है, मगर ज्यादा तो दिखने को आता है मतलब सोशल मीडिया के थ्रू वगैरह, तो चीजें काफी चेंज हो चुकी अच्छा, बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन साहब। अब कुछ बलोची अ, अदब इसमें थोड़ा लिटरेचर के थोड़ा बारे में ट्विस्ट बात, थोड़ा कि इसमें हमारी ट्विस्ट जो है ये।
जी सॉरी। मैंने कहा इसमें थोड़ा ट्विस्ट जो है वो रहता है। वो एक सेगमेंट जी जो जी। है शादी वाला, जैसे अभी शाहाब ने बताया कि बलूच कास्ट और बलूच ओरिएंटेड रीजन्स क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। द सेम वे जो नॉर्थ आपका बलूचिस्तान है जहाँ पे पश्तून लोग रहते हैं, उनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिसेस होती है। उसमें अगर मैं आपको बताऊं कि पहले जब शादी होती है तो पहले इसी तरह होता था कि पहले बचपन में ही मंगनी करवा दी जाती थी। जब उनकी पैदाइश होती थी यार ये इसकी इससे शादी होती थी और वो उनके नाम पे हो जाता था। फिर उसके लिए कोई खास एक हक महर या पश्तो में हम लोग वल्वर कहते हैं, वल्वर इनके लिए रखा जाता था। वल्वर स्टिल एग्जिस्ट करता है, रखा जाता है। और द सेम वे जैसे बलोच साइड पे ग्रूम सारी चीजें अफोर्ड करता है, इसी तरह पश्तून बेल्ट में भी ग्रूम ही सारी चीजें अफोर्ड कर रहा होता है। वो वल्वर एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, यहाँ पे जमीन नहीं होती। पश्तून ओरिएंटेड रीजन में जमीन नाम पे नहीं करवाई जाती, अमाउंट एक स्पेसिफिक रखी जाती है हक महर के तौर पे और वल्वर के तौर पे कि ये ग्रूम ने जो है वो पे करना है गर्ल वालों के और या दुल्हन वालों के घर पे। और उसके अलावा जब ये शादी का सिलसिला बढ़ता है तो पहले जब लोग बात पक्की करते हैं तो उसे कहते हैं छोटा रुमाल। उसको मैम दुस्माल कहते हैं उर्दू में, मैं अगर ट्रांसलेट करूँ तो वो रुमाल ही होता है, बड़ा डिजाइन सब है, उसके ऊपर लाइटें शाइटें लगी होती है, ड्राई फ्रूट उसके ऊपर लगा होता है। तो जो दूल्हे के भाई होते हैं, कजन्स होते हैं, वो ऑन द फर्स्ट सेरेमनी जब बात पक्की होती है तो वो उसको लेते हैं और यहाँ पे पिन अप करके पीछे लटकाते हैं। और जब वो घर रीच आउट होते हैं तो उससे पहले फायर किए जाते हैं तीन, तीन फायर किए जाते हैं। ये जब बेटे की पैदाइश होती है तब भी तीन फायर किए जाते हैं, और जब रुमाल ले जाया जाता है तब भी तीन फायर किए जाते हैं पश्तून कल्चर में। जब वो अपने घर जाते हैं और खुशखबरी लेकर जाते हैं कि हमने भाई की बात पक्की कर दी, तो उसके बाद जो है दूसरा रुमाल होता है जो बड़ा रुमाल कहलाएगा। उसके लिए बाकायदा पूरा खानदान और उनके जो रिलेटिव्स हैं वो जमा होते हैं और फिर वो दुल्हन के घर जाते हैं। वहां पे जो है वो इसी तरह की सेरेमनी होती है, उनके लिए ड्राई फ्रूट, उबले हुए अंडे, और जिनके ऊपर डिजाइनिंग हुई होती है, बड़े खूबसूरत डिजाइन होते हैं। आई विश के कोई ऐसा मौका है और हम आप लोगों को विटनेस करवाएं तो बड़ा मजा आता है। वो इनको गिफ्ट दिए जाते हैं रुमाल में, रुमाल में छोटे छोटे पैक करके। जितने लोग आए होते हैं हर एक को अलहदा अलहदा गिफ्टिंग की जाती है बड़े रुमाल पे। और उसी तरह का एक और बड़ा रुमाल होता है, वो यहाँ पे पिन अप किया जाता है दूल्हे के भाई की। वो जब ये दोबारा लेकर जाता है तो वो प्रैक्टिस दोबारा रिपीट होती है कि भाई अब बड़ा रुमाल आ गया, अब बात 100% पक्की हो गई है और शादी की तैयारी होगी। तो ये पश्तून कल्चर में इस तरह होता है। जब शादी आती है सारी अरेंजमेंट सारा मैटर ग्रूम साइड देखता है, और ग्रूम ही दुल्हन के घर जब जाते हैं तो वो बारात वहां से रिसीव करते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है बलोच एंड पश्तून प्रैक्टिसेस में। जहाँ दूल्हा बलोच कल्चर में दुल्हन के घर जाता है उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, उनको एक मोरल हाई करने के लिए कि भाई हम पर आए नहीं है, अब रिश्ता हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे रैंडमली जाते हैं, मोस्टली अरेंज मैरिजेस होती है, लेकिन अभी अभी ये ट्रेंड जैसे कि बलूच में आया है, सेम पश्तून साइड में भी आया है कि हम डिफरेंट जगहों पे रिश्ते भी करते हैं और प्रैक्टिस इजी भी है। तो जब शादी का ये फंक्शन होता है तो ग्रुप सारी अरेंजमेंट कर रहा होता है। और उसके अलावा जब बारात जाती है तो जब बारात वापस होती है दूल्हे के घर, तो उनके साथ कुछ खवातीन एकम्पनी करती हैं दुल्हन को, जो उनकी वालदा होती है, खाला होती है, मामी होती है। इनको शेखान कहते हैं, खेश सॉरी खेश कहा जाता है। तो इनकी बड़ी वैल्यू होती है स्पेशल इवेंट में। उनको बिल्कुल इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है जैसे हम लोग नहीं एक हाई लेवल डेलीगेट को देते हैं दूल्हे के घर पे। उनको ना किसी काम के लिए छोड़ा जाता है ना इनको बाहर छोड़ा जाता है, बस उनको सिर्फ सर्व किया जाता है, खाना पिलाना है, एंजॉय। तो वो खवातीन जो है दुल्हन के साथ इसलिए होती हैं ताकि वो वहां पे उनको कॉन्फिडेंस दे सके कि फैमिली इज विद यू, और मामला इज्जत होने के लिए एक आसानी पैदा करने के लिए खवातीन उनको एकम्पनी करती है। और उसके अलावा दुल्हन दूल्हे की साइड पे क्या सीन होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सुनने वाला। दूल्हा बेसिकली पहले ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती थी, अभी बहुत कम होती है। जब पश्तून साइड पे शादी होती है तो दूल्हा अपनी शादी से गायब, वो नजर नहीं आता। वो एक वीक बाद पहले की प्रैक्टिसेस में महीने महीने बाद दूल्हा वापस आता था। और जब सारे ससुराल और मेहमान और ये सारे चले जाते थे तो वो इजी होके अपने घर आता था। फिर उसके बाद शादी और मैटर्स और ये सारी चीजें होती थी।
तो ये एक रिवाज अभी भी है, थोड़ा सा नॉमिनल हो गया है कि दूल्हा एक दिन के लिए गायब हो जाता है, दोस्तों के साथ चला जाता है, कहीं चला जाता है। वो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है, क्योंकि सारे बड़े मौजूद होते हैं, सारी बड़ी खवातीन मौजूद होती हैं जिन्होंने इनको पाला पोसा बड़ा किया होता है, तो उनके सामने ही कैन नॉट डेयर टू गो टू हिज रूम, ही कैन नॉट डेयर टू टॉक टू हिज ससुराल, उनके साथ वो नहीं कर सकता। तो जब ये लोग चले जाते हैं, दोबारा आहिस्ता आहिस्ता एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और सिलसिले इजी हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इवन ऑन माई मैरिज, व्हेन माई मेरी जो है बारात यहाँ आई, आई वॉज नॉट हेयर, मैं बारात के साथ यहाँ वहाँ पहुंचा और मैं अफगानिस्तान निकल के एक वीक बाद आया। वो एक ये प्रैक्टिस भी फॉलो करनी थी, और दूसरी साइड में दोस्त की शादी की देना इवेंट है, और इट वॉज नॉट अ डील, कोई किसी ने पूछा नहीं कि दूल्हा की तरह, ज्यादा प्रोटोकॉल जो है वो दुल्हन को मिलता है, दूल्हे को कोई इतना खास तवाज़ुन में नहीं लाया था। ये प्रैक्टिस वहां पे बहुत सारी होती है। और निकाह का जब मामला हो रहा होता है, तो उस टाइम में दुल्हन के घर या दुल्हन के घर के आसपास की करीब की जो मस्जिद होती है, वहां पे ये निकाह का प्रैक्टिस होती है, और वहां पे खवातीन नहीं होती। खवातीन और दुल्हन की तरफ से एक वकील होता है जो गवाही देता है कि बिल्कुल दुल्हन को कबूल है और मैं उसकी जगह ये गवाही देता हूँ। ये प्रैक्टिस होती है, और उसके बाद दूल्हा दूल्हे का एक ऑलरेडी ड्रेस होता है, और एक दुल्हन की तरफ से ड्रेस दिया जाता है, डबल पहनाया जाता है, एक ड्रेस के ऊपर एक और ड्रेस ये पहनाया जाता है। और उसके ऊपर जो है फनई किया जाता है। फनई मीन्स टॉफियाँ, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स उसके ऊपर फेंके जाते हैं, एक अतड़ होता है, डांस होता है और इंजॉयमेंट होती है। और ये सारी और रिलीजियस प्रैक्टिस के बाद ये मामला होता है। आई होप कि तो इसकी यहाँ कोई वीडियोस वगैरह इंशाल्लाह आप और शाद साहब जरूर शेयर करेंगे, या तस्वीरें श्योर वगैरह जो श्योर, आपने मेंशन किया है, ड्रेस वगैरह और सारा। अच्छा, बिल्कुल। अब या तो आपका अगर नेक्स्ट सेशन का क्या प्लान है? एक तो हम अभी इस वक्त अगर बात की जाए कि बलोची अदब और शायरी वगैरह, जैसे हमारे यहाँ बाबा बुल्ले शाह है, सुल्तान बाहू है, शाह हुसैन है, सिंध में शाह अब्दुल लतीफ भटाई है, और सच्चल सरमस्त, और हमारे सरहद के बाबा रहमान, और बलूचिस्तान के मस्तवक अली, बहुत ज्यादा जो है इनका सूफी शायरी में इनका नाम है। तो इनके बारे में अगर कुछ आप कुछ कहें, फिर एक उसके बाद फिर हम म्यूजिक पे बात करेंगे, और फिर उसके बाद एक छोटी सी एक रिकॉर्डिंग है, अफ्तानीस का मकालमा हुआ था बलूचिस्तान पे, लोक विरसा में, उसकी रिकॉर्डिंग है सरोज की। आखिर में फिर हम वो थोड़ा सा कुछ 3-4 मिनट के लिए वो फिर प्ले करेंगे। जी जनाब, नजीब साहब और शाहब साहब। शायर और राइटर्स, राइटर्स है जिस तरह एग्जैक्टली आपने बताया, हमारे पास मस्त ओकली है, और मतलब हमारे जो मेन बड़े राइटर्स हैं जिन लोगों ने मतलब इन अ सेंस के थोड़ा हिस्ट्री भी बताया है, और थोड़ा मतलब जहूर शाह हाशमी साहब भी हैं, और नूरी नूरी नसीर खान, गुल खान नसीर साहब हैं। तो इस तरह है मतलब जिन लोगों ने मतलब अपने इसमें बताया हुआ है। और मतलब जो मैंने मतलब ज्यादातर सीखा है, माय मदर इज अ एमफिल इन बलूची। तो मतलब जब वो एमफिल वगैरह कर रही थी, तो वो स्टोरीज वगैरह लिखती थी, तो मैं मतलब मुझे इंटरेस्ट होता था कि भाई आज आपने क्या पढ़ा है क्या आपने पढ़ा। तो वो मतलब ऐसी शायरी के अंदाज में वो जब वो स्टोरी बताते थे, जिस तरह मैं बताता था ना, वो फोक सॉन्ग्स वगैरह उसमें बताए जाते थे, कि फिर वो बलूची स्टोरीज में गाने के किस गाने को ट्रांसलेट करते थे। मैं हमेशा अम्मी से पूछता था, जब इस गाने में ये शायर ये बोल रहा है इसका क्या मतलब है, फिर अम्मी उसको ट्रांसलेट करती थी कि इस शायर में मतलब बंदा इसके बारे में बात कर रहा है, और वो ये है मतलब उसमें हमारे जो शायर हैं वो चीजों को मतलब जो मोस्टली मतलब मैंने वो अपने बैकग्राउंड और कल्चर के में मतलब बुक से ज्यादा इन्हीं सॉन्ग्स वगैरह में से लर्न किया है कि भाई हाँ इसमें हानि और शहमुरीद के बारे में बता रहे हैं, हानि और शहमुरीद का किस्सा इस तरह है, हानि इस तरह है, इस तरह से मतलब इस तरह चीजों को डिफाइन करते जाते हैं। तो इसी तरह हम्मल, कुन्नू वगैरह, और चाकर आजम के बारे में भी इसी तरह बताया गया था, हाउ ब्रेव हम्मल वाज, हम्मल व्हेन ही वाज फाइटिंग विद द पुर्तगीज आर्मी, तो कितना ब्रेव था और उन लोगों ने क्या क्या किया। तो मोस्टली मतलब यू आर राइट के मतलब कल्चर और हमारा जो बैकग्राउंड है, हेरिटेज है, उसके बारे में हमें शेर शायरी और उसी के थ्रू उसको प्रिजर्व करके मतलब नेक्स्ट जनरेशन तक उनको पहुंचाया गया है। तो ये है। अच्छा, ये मुझे बड़ी जान की खुशी हुई कि जैसे हमारे हीर रांझा है, इस तरह आपने बलोची करेक्टर्स जो पुराने क्लासिक करेक्टर थे, जैसे हीर में पूरा पंजाब की पुरानी पूरी सकाफत आपको
वारिस शाह, जो उसका का कल्चर था, जो तहजीब चल रही थी, जो पॉलिटिकल हो रहा था। तो अभी हमें जरूर जानना चाहेंगे आपने जो जैसे हीर रांझा हमारे पंजाब के, सस्सी पन्नू उधर के हैं, तो ये जो करेक्टर्स के नाम लिए, इनकी थोड़ी सी, अगर शायद अगला सेशन आप लोगों का क्या इरादा है, किस बारे में, अगर अगर अब वैसे तो आज बलोच। आज जी सोचा कि आर्कियोलॉजिकल पे होगा, मगर मतलब चले आर्कियोलॉजिकल को रख देते, और इसी तरह जो हमारे फोक सॉन्ग्स हैं, या मतलब फोक जो हैं, जिस तरह आपने बताया कि हमारा जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, हानी शैमुरी, हानी और जी जी, शैमुरी, बिल्कुल इस तो पे बात तो होनी चाहिए, हाँ। कि भले ही पूरी तक इस तफसील मांगते हैं, जैसे हीर रांझा की कहानी सस्सी पन्नू की है, शीरी फरहाद की है, तो महल बलोची करेक्टर्स जो है पुराने फोक है, उनको भी हम तारुफ, अभी ये सिर्फ ये मेरे मेरे चीरे ख्याल नाम से लें, अगर कहानी हम अगर जरूर एक जानना चाहेंगे। हाँ, जी अगर अगर बिल्कुल ये आज लिस्ट और ऑथेंटिक लिंक्स शेयर कर दिए जाएं ग्रुप में, जहां से पढ़ भी सकें ना ये पूरी कहानी, तो वो ज्यादा बेहतर हो जाए। वैसे अगर आई डोंट नो पीपल हैव विजिटेड और माइटी गुलिस्तान और नॉट, तकरीबन ऑलमोस्ट मैं इन सब चीज़ों के बारे में लिख चुका हूँ। बट मैं कोशिश कर दूंगा कि मैं दोबारा उनके साथ लिंक शेयर कर दूं, जैसे कि हानी और शेमुरीद के बारे में लिख चुका हूँ, ये जो हमारी शादियां वगैरह किस तरह होती हैं। तो आई विल हम्म। ट्राई टू शेयर अगेन, अगर इजी होता है तो आई विल मतलब मैं स्टोरी को दोबारा बता दूंगा, आई वुड लव टू। जी जरूर जरूर। नजीब साहब, आपसे भी यही सेम, हमने बलोची अदब, शहाबुद्दीन ने एक बड़े नाम लिए, क्लासिक जो हमारे पुराने करेक्टर वगैरह का, आप कोई कुछ ऐड करना चाहें? बिल्कुल, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि बलूची लैंग्वेज इटसेल्फ इज अ वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ लैंग्वेज। और इस पे लिटरेचर में बलूचिस्तान में जितना ज्यादा बलूच और बलूची जबान की लिटरेचर पे काम हुआ है, आई थिंक पाकिस्तान में रेस्ट ऑफ दी जितनी जबानी है उस पर इतना काम नहीं हुआ है। आज भी अगर लिटरेचर से रेलेवेंट कोई एक्टिविटी होती है, यू विल नॉट बिलीव, तुर्बत में एक इवेंट हुआ था, वहां पे 10,000 बुक्स एक दिन में बिकी। वो बुक्स के साथ प्यार और लोगों का इंटरेस्ट इतना है कि लिटरेचर समाया हुआ है तकरीबन सोसाइटी। सिर्फ ये है कि उसकी उसकी ओरिएंटेशन एंड प्रेजेंटेशन उस तरह की नहीं। बहरहाल, इफ यू लिंक अप विद सम वेरी लिटरेरी काइंड ऑफ पीपल, हम तो बड़े बोल के समझ लें कि वो खाक के बराबर लोग हैं। बड़े बड़े नाम यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि नूरी खान नसीर खान, नूर खान नसीर साहब, और साई कमाल खान शीरानी हैं, वो जोब रीजन से हैं, इज अ काइंड ऑफ सूफी। और उनकी जो राइटिंग्स है और उन्होंने जो लिखा हुआ है बड़ा कमाल। और लव स्टोरीज काफी सारी है। शीरी फरहाद का मजार जो है वो बलूचिस्तान में पड़ता है। और जब आप बहुत खूब, सही। मैं ख्याल है उन वीडियोस तक एरियाज की होगी तरफ मेरी। जाते हैं, जब आप वो गांव देखते हैं, लोगों की स्टोरियां सुने आते हैं। सॉरी, हेलो। जी प्लीज जारी रखिए। तो शीरी फरहाद है। इसी तरह हमारा एक और कैरेक्टर है जो डेरा बुट्टी में रिजाइड करता है, और उसके उसके हवाले से लास्ट टाइम की सेशन में मैंने कहा अभी भी कि वो लव स्टोरी है, और वहां पे उनका मजार बना हुआ है, लेकिन वहां पे एक बड़ी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एक्टिविटी है। व्हेन समवन गोज देयर, और अगर वो वहां पे रहता है, रिहाइश रखता है, तो यकीन करें, मसलन अगर इररेलेवेंट किस्म की कोई एक्टिविटी करेगा या जो एथिक्स से हट के एक्टिविटीज होगी, बिल्कुल यू विल गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम स्पिरिचुअल पावर्स। ये एक चीज है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू गो फ्रॉम अ वेरी काम हार्ट और बड़े तहम्मुल और साफ नियत के साथ जाते हैं, तो वाइब और द फील जो वहां पे आती है, यू विल नॉट बिलीव। मसलन नींद के वक्त भी नहीं, अगर ऐसा कोई डे टाइमिंग में भी लोगों को नींद आई होती है, पूरा पूरा ग्रुप सोया होता है, ऐसी वहां की वाइब्स है। वो स्टोरीज जो है वो मीन वाइल इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। और वही बात है, ओरिएंटेशन इज समथिंग एल्स। प्रैक्टिकली एक माहौल को ऑब्जर्व करना और उस माहौल में रहना इज समथिंग एल्स। तो मैं हमारी ख्याल है, ख्वाहिश यही है कि जी एक इस तरह का माहौल बनेगा, जो हम आपको डिस्कस जी करवाएंगे। बिल्कुल, हमारे तो अगर आप लोग मुनासिब समझें तो अभी जो बाकी सेशन है उसमें कुछ एक हिस्सा रख सकते हैं बलोची लिटरेचर पे, आप दोनों जैसे उसको तरतीब देना चाहें। अच्छा, बलोची जो म्यूजिक है, अभी मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट देखती हूँ, सरोज बहुत ही खूबसूरत बलोची साज है, और इसके अलावा दंबूरा में ख्याल है, और बाकी कोई नाम जो है आप लोग अगर सरोज है, ऐड। दंबूरा है, शागका है, और इसके अलावा रबाब है, दरिया है। वो जो अरब्स में होता है, जो वो बजाते हैं, ढोल भी नहीं होता पूरा, और
काइंड ऑफ छोटा ड्रम होता है जिसको वो बजाते हैं, आधा होता है, एक थाल तंबूरा। की तरह होता है। जी। हाँ, ये ये एग्जिस्ट करता है, शादियों में भी ये बजाया जाता है, खुशी के इवेंट्स में बजाया जाता है, मेगा इवेंट्स में, वेलकमिंग पार्टीज में जो है वो बजाया जाता है तबला। और द सेम वे जो है वो रबाब और चरखा का भी सरोज की तरह ही है, और इसका भी ये वायलिन की तरह है लेकिन एक फोक इंस्ट्रूमेंट है। वो स्टिल वो कम हो गया है, नापेद हो गया है, लेकिन है, एग्जिस्ट करते हैं, उसके आर्टिस्ट हैं। बेंजो है जो बलोच साइड पे है, बेंजो जिसके बटन होते हैं और एक सरोज की तरह इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा ही सूदिंग और बड़ा ही रिलैक्सिंग काइंड ऑफ उसका म्यूजिक है। जी। ये एग्जैक्टली। शायद स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अफ्तानीस का एक सेशन था लोक फिरसा के साथ। तो यहाँ पे हमारे अब्दुल्ला साहब होते हैं, तो उन्होंने ये बलूचिस्तान से जो है वो लाइव म्यूजिक हम लोगों ने इसको लाइव पेश किया था। इसकी थोड़ी सी अगर इजाजत हो तो रिकॉर्डिंग इसकी 2-3 मिनट चला दूं। श्योर श्योर श्योर। हाँ, वो भी इसके बारे में तो शहाबुद्दीन साहब और नजीब साहब ने बात की थी। जी शाह साहब। तो मतलब स्पेसिफिकली जो मतलब मेन है जो मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर यूज होते हैं, जो बलूची में बता रहा हूँ। एक है ये बिंजो। बिंजो मतलब अभी इसको लोग जर्मनी तक ले गए थे। एक है ये रुबाब। रुबाब मतलब मोस्टली पश्तो बेल्ट में, मगर हमारे पास भी आजकल यूज हो रहा है। और एक दूसरा आता था जो हमारा अपना है, मतलब उसको बलूचों ने इजाद किया, तो उसको बोलते हैं चंग। उसको इस तरह मुंह में डाल के छोटा सा लोहे का पीस होता है, तो उसको बजाते थे। तो ये है। ये चंग की जो बात की शाह ने, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इतना छोटा सा होता है और यहीं पे होता है, यहाँ से ये उसको जो है वो कर रहे होते हैं। और इसके साथ जो बुक्ती स्पीक और जो 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 बहुत ही काठी बलूची होती है, वो म्यूजिक और वो सॉन्ग्स होते हैं। खासकर हमारे ये कोलू बारखान बलूच डेरा बुक्ती साइड के लोग जो है इस पे अपना शायरी गा रहे होते हैं। और वो बिल्कुल अगर आप सुनेंगे ना, यू विल नॉट गेट इट कि यार ये शायरी चल रही है या एक 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 म्यूजिक जो है वो मुंह से बोला जा रहा है। तो बड़ा ही ये एक इंटरेस्टिंग और यूनिक है। इसके बारे में कंटेंट है काफी सारा यूट्यूब पे, वो भी यही ग्रुप में हम लोग शेयर करते हैं। और उसके साथ है फिर Please सरोज share और that so we चरखा। can look into it. सरोज भी मोस्ट प्रोबेबली बलूच साइड में भी बजाया जाता है और पश्चिमी साइड में भी बजाया जाता है। चरखा का बिल्कुल तकरीबन ही सेम किस्म का इंस्ट्रूमेंट है, वो भी वायलिन की तरह होता है और हैंडमेड होता है। वो भी बलूच और पश्चिमी दोनों में बजाया जाता है। बट बलूचिस्तान का जो डायनामिक्स है, चाहे वो पश्चिमी साइड हो चाहे बलूच साइड हो, बहुत सारी चीजें शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि ये प्योरली एक 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 नेशन या एक कास्ट ओरिएंटेड प्लेस नहीं रही। हम बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, कल्चर शेयर कर रहे हैं, मील शेयर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो उसमें ये तकरीबन वो चीजें अभी वो नहीं है कि यार ये उनका इंस्ट्रूमेंट है तो ये इनका इंस्ट्रूमेंट है। ये जो बातें हमने की है, दिस इज होल बलूचिस्तान, और इसमें जो लोग रहते हैं वो सब चीजों की इजाजत है। अच्छा, दो नाली अभी भी बजती है यहाँ पर बलूचिस्तान में आम, या कुछ सीधा सीधा ही रह गए हैं इसके बजाने ढोल वाले? ढोल काफी बजता है, और खासकर इसमें मैं एक चीज याद कर दूं, देखिए ये ढोल ज्यादातर जो है ये पश्चिमी मैरिजेस में बहुत सारा होता है, और इसकी बहुत बहुत सारी किस्में होती हैं। इसके ऊपर जो डांस करने का होता है उसके मुख्तलिफ नाम है, ये कौन सा डांस चल रहा है, कोई स्लो पेस होता है, कोई मिड फास्ट होता है, कोई बहुत ज्यादा फास्ट होता है, जैसे आपने वजीरिस्तान का देखा होगा। और केपी में जो ट्राइबल एरियाज है, उनके डांस देखे होंगे। तो सेम ढोल सेम थाप यहाँ पे भी है, उनके नाम है मुख्तलिफ। अगर मैं डांसेस का नाम आपको बताऊं तो उसमें से एक शालकई डांस है जो बड़ा स्लो होता है और बड़ा तकरीबन हर कोई वो कर सकता है, वो है। और उसके अलावा फिर वो खोरसानी डांस आता है। खोरसानी में बहुत फास्ट पेस होता है जिसमें कोई 6-6 राउंड होते हैं, फिर इस तरफ 6-6 राउंड होते हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो फिर आपको वाणा वजीरिस्तान और ज़ोब लोरेलाई किला सैफुल्ला इन रीजन में ये मिलता है। फिर आप जब क्वेटा आते हैं तो यहाँ पे फिर हम मुख्तलिफ कल्चर्स एक साथ रह रहे हैं, जिसमें कुछ केपी के लोग हैं, कुछ सिंध के लोग हैं, तो कुछ पंजाब के लोग हैं। उनका जो जो कल्चर है वो मॉडिफाई होता होता पश्तून ढोल के साथ साथ उनका डांस भी मॉडिफाई हुआ, वो म्यूजिक की थाप भी वो हुई, मॉडिफाई हुई। तो ये वर्जन जो है प्योर, अगर आपने विटनेस करना है कि इनका कल्चरल क्या डांस है और क्या
ढोल है, क्या म्यूजिक है, तो वो हमारे डिस्ट्रिक्टों में होता है। क्वेटा में भी इसकी प्रैक्टिस वैक्टिस की जा सकती है, लेकिन मेजर जो है वो एक्टिविटीज जो है वो आपकी फार फ्लंग और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। जी। अंजलि, और कुछ कमेंट आपका या कुछ सवाल या कुछ और? नहीं, बहुत शुक्रिया। आई थिंक वी शुड वाइंड इट अप नाउ। ठीक है, और अगला जो सेशन है वो उसके बारे में एक अगर थोड़ा सा बताते चलें कि क्या आप दोनों का। I was saying that we have to do it on archaeology, तो अगर वो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि आर्कियोलॉजी के अंदर साइट्स कवर करेंगे हम, या कह लीजिए कि उसके ओवरऑल उसको डिस्कस करें। Archaeology and folk stories, I think.